नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ। और इस खास शो में हम बात करेंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, वो बड़ी खबरें जिनका सीधा असर दुनिया के अलग अलग देशों पर पड़ता है। हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के अलग अलग कोनों में, बताएंगे कि क्या कुछ है आपके लिए खास। आज वर्ल्ड नाउ में हम जिन खबरों की बात करेंगे उसमें अमेरिका की इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी कि आईसीई के खिलाफ हो रहे बड़े प्रदर्शन की, कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो से लेकर लॉस एंजलिस तक सैकड़ों हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और इन प्रदर्शनों का नाम रखा गया आइस आउट फॉर गुड। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि आइस की कार्रवाई को रोका जाए और अवैध रूप से परिवारों को तोड़ने और लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। ये प्रदर्शन केवल कैलिफोर्निया तक सीमित नहीं है, समझिए, बल्कि पूरे अमेरिका में आईसीई के खिलाफ नाराजगी लगातार देखने को मिल रही है, खास करके उन हालिया घटनाओं के बाद जहां पर कथित अत्याचार या अनावश्यक कानूनी कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा वर्ल्ड नाउ में आज हम बात करेंगे अमेरिका के रहस्यमय हथियारों की, जिन्होंने 2 जनवरी की रात वेनेजुएला में एक सटीक और शक्तिशाली अटैक को अंजाम दिया। पूरा वेनेजुएला गहरी नींद में था तब यह ऑपरेशन हुआ, जब धीरे धीरे जैसी जैसी जानकारी सामने आ रही है हैरान कर देने वाली। अमेरिका ने एक शक्तिशाली रहस्यमय हथियार का इस्तेमाल किया था जिसने वेनेजुएला के सैनिकों को घुटनों पर लाने पर मजबूर कर दिया। उनकी नाक से खून बहने लगा, वो खून की उल्टी करने लगे। यानी अमेरिका ने वेनेजुएला में मिस्ट्री वेपन का इस्तेमाल किया और यह हमला न सिर्फ रहस्यमय हथियारों की ताकत को दिखाता है बल्कि इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव और जटिलताओं को भी उजागर करता है। अमेरिका ने इस कदम से वैश्विक राजनीति में एक बहस जरूर छेड़ दी है, जिसमें हथियारों की तकनीक, उनके इस्तेमाल के नियम और उनके प्रभावों पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। वर्ल्ड नाउ में आज हम बात करेंगे अमेरिका की अगली चाल की, जो बेहद गंभीर और खतरनाक संकेत देती है। वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई के बाद अमेरिका ने साफ कर दिया है कि उसकी हठधर्मिता रुकने वाली नहीं है। ग्रीनलैंड को लेकर डेनमार्क को खुलेआम धमकी देना अब अमेरिका की बढ़ती आक्रामकता का सबूत है और अब कनाडा में भी खतरे के अलार्म बजने लगे हैं। क्या अमेरिका अब उत्तरी पड़ोसी देश कनाडा को भी अपने दबाव और सैन्य हमले की दिशा में लेकर जा रहा है? क्या ये सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि क्षेत्रीय प्रभुत्व की भूख है जो लगातार सिर्फ एक्सटेंड कर रही है, बढ़ रही है? अब वर्ल्ड नाउ में आज हम खोलकर दिखाएंगे इस खतरे की असली तस्वीर, जो न सिर्फ राजनीतिक बल्कि सैन्य और आर्थिक रूप से भी खतरनाक हो सकती है। वर्ल्ड नाउ में आज बात होगी 2026 में तीसरे विश्व युद्ध की संभावित भविष्यवाणी की, जो लेकर आई है ट्रंप के हालिया फैसलों और बाबा वेंगा की चेतावनी से, जो मचा रहा है हड़कंप। क्या ये सच हो सकता है कि दुनिया एक और भयंकर युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या ट्रंप की नीतियां और बाबा वेंगा की रहस्यमय भविष्यवाणियां हमें सच में डराने वाली हैं? आखिर क्या है वो भविष्यवाणी, बताएंगे आपको आगे विस्तार से। तो वर्ल्ड नाउ में आज बात होगी अमेरिका की, जहां पर बड़ा प्रदर्शन जारी है आईसीई के खिलाफ। कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो से लेकर लॉस एंजलिस तक आईसीई यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट के खिलाफ बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन कैसा, उसकी तस्वीर यह है। इसका नाम है आइस आउट फॉर गुड। देखिए, यहाँ पर आपको जहां तक नजर जाएगी वहां पर सिर्फ और सिर्फ लोगों की भीड़ नजर आएगी। इस दौरान यहाँ पर यूएस में कैलिफोर्निया में जमकर बर्फबारी हुई, यानी कि ठंडक लगातार, जिस तरह से तापमान कम है ठंडक बढ़ रही है, लेकिन ये भीड़ और ये प्रदर्शन यहाँ पर एक अलग तरह की सरगर्मी को पैदा कर रहा है। सैकड़ों लोग, हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, हाथों में बैनर पोस्टर है, मन में जज्बा है और जुबान पर लगातार नारेबाजी। कैलिफोर्निया की सड़कों पर सिर्फ भीड़ नहीं थी, सिस्टम के खिलाफ गुस्से की आग थी। सैक्रामेंटो से लेकर लॉस एंजलिस तक हजारों लोग एक ही नारा लगाते हुए नजर आए, आइस आउट फॉर गुड। देखिए ये तस्वीरें अमेरिका के कैलिफोर्निया की इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट यानी आईसीई लोगों के निशाने पर है।
आपने सुना, ये जो हल्ला है, ये शोर दरअसल इस पूरे प्रदर्शन को दर्शाता है। ये दरअसल नाराजगी, आइस आउट फॉर गुड, ये नारा लगातार गूंज रहा है कैलिफोर्निया की सड़कों पर। समझिए, ये कैलिफोर्निया की सड़कों पर लोग इकट्ठे हुए इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट यानी आइस लोगों के निशाने पर है। सैक्रामेंटो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, हर शहर में सड़कों पर जन सैलाब उमड़ चुका है। हाथों में पोस्टर, जुबान पर नारे और सीधा आरोप, आईसी संविधान कुचल रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये रेड डर पैदा कर रही है, हिरासत में मौत हो रही है, लेकिन जवाबदेही शून्य है, बिल्कुल जीरो। और इसीलिए अब मांग साफ है, आईसी को खत्म किया जाए, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। और गुस्सा इतना है कि सरकार को चेतावनी तक दी जा रही है कि अगर आईसी नहीं हटी तो आंदोलन और भी ज्यादा उग्र हो जाएगा। और ये समझिए कि ये सिर्फ विरोध नहीं है, ये सिस्टम के खिलाफ खुली जंग है एक तरह से। यह आयोजन किसी एक संगठन का नहीं था दरअसल, बल्कि अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ACLU, और यहाँ पर जिस तरह से बड़े मूवमेंट्स हुए, उसके जैसे कई सामाजिक संगठनों ने मिलकर इसे अंजाम दिया है। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर ये 50-51 मूवमेंट आखिर है क्या। जिस तरह से बड़े आंदोलन की तस्वीर यहाँ पर नजर आई है, आखिर ये 50501 जिसे लोग 50-51 कहते हैं, इस आंदोलन को समझिए। दरअसल 50 स्टेट्स और अमेरिका के सभी 50 राज्य, 50 प्रोटेस्ट, एक साथ 50 बड़े प्रदर्शन और एक मूवमेंट और एक साझा राष्ट्रीय आंदोलन जब ये हुआ तो उसके साथ में बन जाता है ये 50-51 आंदोलन, यानी कि 50-50-1। और इसीलिए इस आंदोलन को एक अलग रूप माना जा रहा है। आखिर ये आंदोलन क्या है? अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसी और आईसी के खिलाफ उभरा जन आंदोलन, और मकसद है आईसी को खत्म करना, कमजोर करना, डिटेंशन सिस्टम जो लगातार नजर आता है उस डिटेंशन सिस्टम पर रोक लगाना, मानवाधिकार, संविधान और नागरिक स्वतंत्रता का मुद्दा इसमें प्रमुख एक तरह से नजर आता है। लेकिन समझिए कि आखिर इस आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी, इस आंदोलन की शुरुआत हुई क्यों। हिरासत में दरअसल हमने देखा कि कई लोगों की जान गई, ये आरोप लगे। बगैर वारंट की गिरफ्तारियों का विरोध हुआ। परिवारों को अलग करने की नीति पर भी लोगों के मन में गुस्सा है। और जो प्रवासी हैं उनके साथ में कथित अमानवीय व्यवहार हो रहा है, ये भी बड़े आरोप लगे। और आइए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ये प्रदर्शन आखिर हो कहाँ रहा है जिसे 50-51 आंदोलन नाम दिया गया है। यह आंदोलन है कैलिफोर्निया, सैक्रामेंटो, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, टेक्सास, इलिनॉय, मिनियापोलिस, पोर्टलैंड समेत कई अलग अलग शहरों में। अब प्रदर्शनकारियों की मांग क्या है वो भी जरा समझिए। दरअसल आईसी को डिसबैंड किया जाए, ये बड़ी मांग है। इमिग्रेशन सिस्टम में व्यापक सुधार किया जाए, ये बड़ी मांग है। हिरासत केंद्रों की जवाबदेही और निगरानी तक करने की बड़ी मांग की जा रही है। शरणार्थियों को कानूनी सुरक्षा दिए जाने की भी मांग है। अब आप ये समझिए कि आखिर ये इतना अहम क्यों है, इसे क्यों 50-51 आंदोलन ये अहम माना जाता है। पहली बार देशव्यापी सिंक्रोनाइज्ड विरोध होता है। सोशल मीडिया से लेकर संगठित ग्रास रूट मूवमेंट के रूप में ये नजर आता है। अमेरिकी राजनीति पर दबाव बढ़ता हुआ नजर आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है, अमेरिका जो खुद को मानवाधिकारों का चैंपियन कहता है, आज उसी देश में उसकी ही एजेंसी पर सवालों की बड़ी बौछार यहां पर खड़ी हुई होती नजर आती है। और कैलिफोर्निया की सड़कों से उठी आवाज अब वॉशिंगटन तक गूंज रही है। और हैरानी की बात, दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका आज अपने ही आईने से मुंह मोड़ रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर खुलकर समर्थन जता रहा है, लेकिन जब आग उनके घर में लगी तो व्हाइट हाउस पूरी तरह से खामोश है। डोनाल्ड ट्रंप की ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है। समझिए, दूसरों के देशों में हस्तक्षेप, लेकिन अपने ही आंगन में उठती आवाजों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अब अमेरिका में कानून व्यवस्था के नाम पर जिस तरह से ये एजेंसी खड़ी की गई, वो अब खुद कटघरे में है। ICE यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट, जिस पर अब सिर्फ निर्वासन नहीं बल्कि डर, दमन और हिंसा का बड़ा आरोप है। कैलिफोर्निया के पासाडेना में सिटी हॉल के बाहर सड़कों पर गुस्सा फूट पड़ा। लोगों का साफ कहना है कि ये जो कानून है, ये कानून नहीं है बल्कि ये खौफ का सिस्टम है। अब आप ये भी समझिए कि आखिर जिस संस्था के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है, आखिर वो क्या है। ICE आखिर ये है क्या? तो दरअसल ICE का पूरा नाम है इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट, जिसकी स्थापना होती है 2003 में।
और यह आता है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के अंतर्गत, यानी कि डीएचएस के अंतर्गत। अब इसका आखिर मुख्य रोल क्या है वो भी समझिए। जो मेन काम है वो अवैध इमिग्रेशन पर कार्रवाई करना है, गैर कानूनी प्रवासियों की गिरफ्तारी और डिटेंशन का है, डिपोर्टेशन का काम है, इमिग्रेशन कानूनों का प्रवर्तन है, सीमा के भीतर जांच और छापेमारी का इनका काम है, मानव तस्करी, ड्रग्स और फाइनेंशियल क्राइम्स पर कार्रवाई करना इसका मुख्य रोल है। अब इसकी दो बड़ी प्रमुख शाखाएं हैं। एक है एचएसआई, जिसे होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस कहा जाता है, जिसमें मानव तस्करी, साइबर क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस देखे जाते हैं। और दूसरा हिस्सा है ईआरओ, इन्फोर्समेंट एंड रिमूवल ऑपरेशंस। इसमें गिरफ्तारी का काम, हिरासत और डिपोर्टेशन का रोल होता है, यानी कि दो अलग अलग प्रमुख शाखाएं हैं जिनमें काम होता है। लेकिन यह हमेशा से विवादों में रहती है। ऐसा क्यों, बताती हूँ। दरअसल सख्त छापेमारी की वजह से ये अक्सर विवादों में देखे गए। हिरासत केंद्रों में लगातार मानव अधिकार उल्लंघन के आरोप लगे। इतनी नहीं, महिलाओं और बच्चों के साथ में भी व्यवहार गलत तरीके से हुआ, उस पर भी बड़े सवाल उठते रहे हैं। अब आईसी एजेंसी को बंद करने की मांग लगातार तेज हो रही है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ये स्पष्ट कहता है कि आईसी के बिना अमेरिका की सीमाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी और देश में अपराध बेलगाम हो जाएगा। ट्रंप सरकार का ये तर्क बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर आईसी को खत्म किया गया तो अवैध घुसपैठ पर लगाम पूरी तरह से टूट जाएगी, अपराधी खुलेआम अमेरिका में घूमेंगे और देश की सीमाएं सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह जाएगी। अब मैं आइए आपको कुछ और बड़ी बातें बताऊंगी। दरअसल आईसी आउट फॉर गुड नाम से करीब 1000 से ज्यादा विरोध प्रदर्शन यहां पर नजर आते हैं। समझिए किस रूप में एक बड़े प्रदर्शन लगातार आईसी के विरोध में देखने को मिले हैं। 2025 की भी अगर बात करें, तब से लेकर अभी तक बड़े प्रदर्शन होते रहे हैं। 10 से 11 जनवरी 2026 को अपने चरम पर ये तो पहुंच गया, लेकिन अमेरिका में आईसी विरोध प्रदर्शन की टाइमलाइन अगर मैं आपको समझाऊं तो 6 से 7 जून को भी 2025 में, यानी पिछले साल, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में जमकर विरोध हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर नारे लगाए और इस दौरान क्या हुआ, आंसू गैस और पुलिस के साथ में टकराव की भी बड़ी स्थिति यहां पर देखने को मिली। इसके बाद में जो बड़ी तस्वीर नजर आई वो आई 12 जून 2025 को। अमेरिका में इमिग्रेंट विरोध प्रदर्शन हुआ। लॉस एंजलिस विरोध के बाद पूरे राष्ट्र में दरअसल आईसी छापेमारी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन तेज हो गए। बड़े स्तर पर प्रदर्शन देखने को मिले, जीवन और नेता आधारित प्रदर्शन भी यहाँ पर देखने को मिले, जो कि ये कहा जाए कि मुख्य हिस्सा था। और अलग अलग शहरों में आईसी और ट्रंप के कड़े प्रावधान नीतियों के खिलाफ में बड़े प्रदर्शन यहाँ पर सीधे सीधे नजर आए हैं। और उसको लेकर आप ये समझिए, जब बड़े प्रदर्शन हुए तो उसमें नो किंग्स जैसे कई अलग प्रदर्शन नजर आए, जिसमें कई स्थानों पर भी लोग शामिल हुए थे। आपको याद होगा पिछले साल 18 सितंबर का वक्त था जब यहां पर न्यूयॉर्क सिटी में बड़ा प्रदर्शन नजर आया। एनवाईसी में आईसी हिरासत केंद्र के बाहर बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन करते हुए पहुंचे। 70 लोगों की गिरफ्तारी इस दौरान हुई, जिनमें स्थानीय विधायक और प्रवासी अधिकारी कार्यकर्ता भी शामिल थे। अब अगर मैं लॉस एंजलिस के प्रदर्शन की बात करूं तो यहां पर जुलाई अगस्त 2025 के दरमियान बड़ा प्रदर्शन नजर आया। आईसीई की आक्रामक कार्रवाई, जिसमें मास एजेंट्स, पब्लिक अरेस्ट के खिलाफ ये बड़ा प्रदर्शन था। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया और अप्रवासियों की रिहाई की लगातार इस दौरान मांग की गई। बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता जब पिछले साल अक्टूबर और नवंबर के दरमियान अलग अलग शहरों में बड़े प्रदर्शन देखने को मिले थे। शिकागो जैसे शहर में आईसीई का विरोध प्रदर्शन हुआ और हाल ही में 21 दिसंबर को 2025 को सैन फ्रांसिस्को में भी बड़े स्तर पर प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला था। और सैन फ्रांसिस्को समुदाय विरोध के तौर पर यहां पर देखने को मिला। भारतीय मूल की 73 वर्षीय हरजीत कौर के आईसी हिरासत में लिए जाने के बाद स्थानीय समुदाय में बड़ा प्रदर्शन भी देखने को मिला। और साल 2026 यानी कि इस साल की शुरुआत भी कुछ इसी तरह के प्रदर्शन के साथ रही। 7 जनवरी 2026 को मिनियापोलिस में आईसी अधिकारी की गोलीबारी की घटना सामने आई थी। आईसी एजेंट द्वारा 37 वर्षीय रेनी गुड को गोली मारने की घटना अमेरिका में बड़े विरोध को जन्म देती हुई नजर आई। और 10 जनवरी को अमेरिका में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन हुआ, जिसकी तस्वीरें हम सभी के सामने हैं। नाम दिया गया आईसी आउट फॉर गुड। अब उसके नाम से देशव्यापी बड़े विरोध देखने को मिलते हैं। मिनियापोलिस समेत कई बड़े शहरों में हजारों लोग, सैकड़ों लोग सड़कों पर निकल आए हैं। बॉस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, ऑस्टिन में तो बड़े स्तर पर मार्च भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब आईसी को पूरी तरह से खत्म करने की भी मांग बड़े स्तर पर की जा रही है।
अब अमेरिका में इमिग्रेशन एंड कस्टम यानी कि आईसी के दफ्तर और अधिकारियों को कई बार हिंसा, हमलों या विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ता रहा है। आईसी ऑफिस को निशाना बनाए जाने की कई बड़ी घटनाएं भी इस दौरान नजर आई हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल 2019 में टेकोमा वॉशिंगटन में आईसी डिटेंशन सेंटर पर हमला हो गया था। जी हाँ, वहां पर अटैक की तस्वीर नजर आई थी और हमलावर ने फायरिंग और आगजनी की कोशिश की। पुलिस मुठभेड़ में जो हमलावर था वो मारा गया। लेकिन उसके बाद में 2020 में भी ऐसी ही स्थिति नजर आई पोर्टलैंड में, ओरेगन में। जॉर्ज फ्लॉयड आंदोलन के दौरान आईसी बिल्डिंग पर जमकर पथराव होता है, यहाँ पर तोड़फोड़ कर दी जाती है, आगजनी की कोशिश होती है, कई दिनों तक यहाँ पर हिंसक प्रदर्शन होते हैं। और इसी साल 2020 में ही सिएटल में यानी कि वॉशिंगटन में भी ऐसा ही प्रदर्शन नजर आया। आईसीई और फेडरल बिल्डिंग पर हमले, खिड़कियां तक तोड़ दी गई, ग्राफिटी की गई, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। अब 2021 में भी स्थिति बहुत ज्यादा जुदा नहीं थी। यहाँ पर सेंट एंटोनियो जो कि टेक्सास का हिस्सा है, वहां पर भी आईसी अधिकारियों को जान से मारने की धमकियां मिली, ऑफिस की सुरक्षा तक बढ़ानी पड़ी। अब 2022 में हुआ बफेलो, न्यूयॉर्क, यहाँ पर आईसी फील्ड ऑफिस के बाहर बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला था। अब प्रदर्शन भी ऐसा कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प तक हो गई, स्थिति इतनी ज्यादा यहाँ पर तनावपूर्ण हो गई थी। 2023 में कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में आईसी कार्यालय के बाहर बड़े स्तर पर लोग प्रदर्शन में जुट गए, जैसा कि अभी इकट्ठे हुए हैं। इमिग्रेशन रेड्स के खिलाफ नारेबाजी होती है, कुछ मामलों में संपत्ति को नुकसान तक पहुंचाया जाता है। और समझिए 2024 यानी कि टेक्सास के सेंट एंटोनियो में भी बड़े स्तर पर आईसी ऑफिस पर तोड़फोड़ करने के लिए लोग पहुंच गए। यहाँ पर पेट्रोल बम तक फेंके गए थे। इस वजह से इलाके में तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। और बीते साल यानी कि 2025 में तो कई घटनाएं हुई। लॉस एंजलिस में आईसी ऑफिसर के बाहर झड़प हुई। फिर जुलाई में भी ऐसा ही हमला देखने को मिला अल्वाराडो में यानी कि टेक्सास में। इसके अलावा हमने देखा था यहाँ पर तो आईसी डिटेंशन सेंटर पर हमला होता है और इस हमले में पुलिस ऑफिसर तक घायल हो गया। अब जुलाई में ही 2025 में ही टेक्सास के सेंट एंटोनियो में भी ऐसा ही बड़ा हमला देखने को मिलता है। हमलावर ने जो आईसी का दफ्तर था वहां पर हमला किया, खिड़कियों पर गोलीबारी कर दी, जिसमें एक अधिकारी को गोली लगी और वो घायल हो गए। तब से अभी तक ये लगातार प्रदर्शन जारी है। अब कैलिफोर्निया की सड़कों पर आज के वक्त में जो माहौल नजर आता है वो सिर्फ प्रदर्शन नहीं है, बल्कि एक क्रांति का ऐलान है। सैक्रामेंटो से लेकर लॉस एंजलिस तक हजारों लोग एक ही स्वर में सिर्फ अपना नारा बुलंद कर रखे हैं, एक ही आवाज गूंज रही है और यह आवाज किसी मामूली नारे से कहीं ज्यादा आगे थी। ये सिस्टम के दमन, हिरासत में हो रही बर्बरता और उन तमाम मासूमों की आवाज थी जो इन दीवारों के पीछे दब तोड़ रही है। और ये गुस्सा उन कानूनों के खिलाफ है जो इंसानियत को कुचलते हैं। ये आग है उन एजेंसियों के खिलाफ जो संविधान और मानव अधिकारों की अवहेलना करती है। आईसी अब सिर्फ एक एजेंसी नहीं है समझिए, बल्कि ये अब एक आतंक बन चुकी है और लोग इसका अब अंत चाहते हैं। और इसीलिए अब आंदोलन के रूप में लोग एकत्रित हो चुके हैं। और ये आंदोलन सिर्फ कैलिफोर्निया तक सीमित नहीं है, ये पूरे अमेरिका में एक चेतावनी के रूप में नजर आता है। उत्पीड़न, अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये इसके साथ एक बड़ा स्पष्ट मैसेज एक तरह से देने की कोशिश यहाँ पर सीधे तौर पर नजर आती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नाउ में अब हम बात करेंगे अमेरिका के मिस्टीरियस वेपन की। जी, अमेरिका का मिस्टीरियस वेपन यानी कि एक रहस्यमयी हथियार। 2 जनवरी की रात जब पूरा वेनेजुएला गहरी नींद में था, अमेरिका ने एक सटीक, रहस्यमयी और शक्तिशाली हथियार के जरिए हमला किया। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं कि किस तरह से वेनेजुएला में ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। देखिए, ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है, आप आसमान में देखिए, आसमान में आपको 1 2 3 4 ये आपको आसमान में आपको नजर आ रहे हेलीकॉप्टर 5 6 7। ये दरअसल ये है वेनेजुएला का आसमान। और ये जो आपको गोते मारते हुए नजर आते हैं, दरअसल ये हैं अमेरिकी विमान। और आपको एक साथ 9, देखिए आखिरी नंबर जो नजर आता है, आखिरी नंबर था 9। और इतना ही नहीं, उसके बाद में ऊपर आसमान में ऊपर की तरफ यहाँ पर जब आपको विमान नजर आते हैं और नीचे धरती पर हलचल है, नीचे भी धमाके धमाके नजर आते हैं। अब आपको पहले तस्वीरें देख लेनी चाहिए, फिर आपको उस मिस्टीरियस वेपन के बारे में बताऊंगी जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। ये तस्वीर दरअसल 2 जनवरी की रात की है।
यानी कि एक तरफ पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, लेकिन ये नया साल वेनेजुएला के लिए किस तरह से घातक साबित हुआ है। 2 जनवरी की रात पूरा वेनेजुएला नींद में। अमेरिका ने बड़े सटीक तरीके से हमले को अंजाम दिया, अपना ये कहा जाए कि ऑपरेशन को अंजाम दिया। जगह जगह पर इस तरह से ऐसे हमलों की तस्वीरें नजर आई, लेकिन अमेरिका ने बिल्कुल सटीक अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया। टारगेट फिक्स था, हथियार फिक्स थे ये कहा जाए, और उसके साथ में अंजाम दिया गया इस पूरे ऑपरेशन को। लेकिन इसमें इस बार जो हथियारों का इस्तेमाल किया गया वो बड़े अलग थे। रहस्यमयी शक्तिशाली हथियार के जरिए हमला बोला है डोनाल्ड ट्रंप की सेना ने। धीरे धीरे इस ऑपरेशन की जानकारी सामने आ रही है और हर कोई हैरान है। दरअसल अमेरिकी फौज ने सीधा वेनेजुएला की राजधानी को यानी कि कैराकस को निशाना बनाया। एक के बाद एक कई धमाके होते हैं, गोलियों जैसी आवाजें आती हैं और फिर शहर पर पूरी तरह से कहा जाए बारूद का काला धुआं छाने लग जाता है। राजधानी कैराकस लगातार यहाँ पर 7 धमाके हुए और जगह जगह सिर्फ धमाकों की गूंज थी। ऊपर आसमान, नीचे शहर, हर तरफ धुएं का काला गुबार और लोग दहशत में अपने घरों से भागते हुए नजर आ रहे थे। लोग बस यही दुआ कर रहे थे कि इस नए साल में उनकी जान बच जाए। उन्हें नहीं पता कि आखिर क्या हुआ, हालांकि इस बात का अंदेशा बहुत पहले से जताया जा रहा था। आइए सबसे पहले मैं आपको टाइमलाइन बताती हूँ। टाइमलाइन के जरिए आप जानिए कि आखिर कब कब क्या क्या हुआ। दरअसल 2 जनवरी की रात 10:46 पर राष्ट्रपति ट्रंप ने मादुरो को पकड़ने के लिए मिशन को मंजूरी दे दी, जिसको लेकर बहुत पहले से तैयारियां की जा रही थी और ये स्पष्ट हो चुका था कि बहुत ही जल्द मादुरो जो है वो निशाने पर हैं डोनाल्ड ट्रंप के। अब उसके बाद में अगली रात यानी कि 3 जनवरी को अमेरिका से सेना ने वेनेजुएला में हवाई हमले एक तरह से शुरू कर दिए और रात के 3 या अल सुबह तड़के 3:08 पर अमेरिकी कमांडो हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे पहुंच जाते हैं राष्ट्रपति भवन और 3:29 पर अमेरिका का ऑपरेशन खत्म हो जाता है। मादुरो हिरासत में आ जाते हैं। मादुरो के साथ में उनकी पत्नी भी है जो कि सीधे आ जाती हैं अमेरिकी सेना की हिरासत में। देखिए ये मिनट टू मिनट पूरा ये था, ये पूरा ऑपरेशन। 4:21 पर डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर मादुरो को पकड़े जाने का ऐलान कर देते हैं और सुबह 11 बजे अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर अमेरिकी कब्जे का ऐलान कर दिया। शाम होते होते लगभग 5:25 पर मादुरो को बेड़ियों में कैद करके न्यूयॉर्क लाया जाता है। उसकी तस्वीरें भी बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साझा की गई थी और 8:52 में रात में मादुरो को न्यूयॉर्क की एमसीडी जेल भेज दिया गया। तो ये एक तरह से टाइमलाइन है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इस पूरे हमले की जानकारी देते हुए यह स्पष्ट किया कि इस ऑपरेशन में एक ऐसा हथियार इस्तेमाल किया गया जो आम लड़ाकू हथियारों से बिल्कुल अलग था। ये एक शक्तिशाली और रहस्यमयी हथियार था। जी हाँ, ये क्या हथियार था वो भी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल अमेरिका का दाव भयंकर जाल ऐसा क्यों कहा जा रहा है? लड़ाकू विमान और हाईटेक ड्रोन का इस्तेमाल इस पूरे ऑपरेशन में किया गया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस ऑपरेशन में जो बताया गया, जब इसको इस्तेमाल किया गया और ऑपरेशन को जब अंजाम दिया गया, इस ऑपरेशन में 150 विमान थे। F-22, F-35, F-18, EA-18, E-2, B-1 बम्बर शक ये सभी थे। रिमोट कंट्रोल ड्रोन थे और तमाम सहायक विमान भी थे। CIA का एजेंट पहले से ही वेनेजुएला में मौजूद था, ये बात भी इस दौरान सामने आ जाती है। अब मादुरो की हर हरकत की बारीकी रिपोर्ट CIA के पास में थी और साथ में मौजूद थी डोनाल्ड ट्रंप के पास भी। CIA की एक छोटी सी टीम अगस्त से ही लगातार जमीन पर मौजूद थी। उसके बहुत पहले ही ऑपरेशंस की जानकारी दे दी गई थी। बाकायदा CIA टीम ने मादुरो की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में एक एक करके जानकारी जुटाई। अमेरिकी सुरक्षा बलों ने मादुरो के आवास की बिल्कुल हूबहू कॉपी बनाई, कड़े अभ्यास किए और उसके बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रंप ने ऑपरेशन को मंजूरी दी, जिसका नाम दिया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ट्रंप मार-ए-लागो क्लब में लगातार लाइव पूरा सीन देख रहे थे, एक एक कार्रवाई की स्थिति, और इसीलिए ये कहा जाता है कि ये कोई हमला नहीं था बल्कि ये पूर्ण सैन्य साजिश थी। अब रॉयटर्स के एक सूत्र के अनुसार अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की एक छोटी टीम अगस्त से ही जमीन पर मौजूद थी, जी हाँ, वेनेजुएला में, और इस टीम ने
मादुरो की रोजमर्रा की जिंदगी की सारी हलचल, एक एक जानकारी जुटाई, छोटी सी छोटी जानकारी, जिसमें उन्हें पकड़ना आसान हो गया। दो अलग अलग सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आई कि इंटेलिजेंस एजेंसी के पास में मादुरो के करीब एक एजेंट भी था CIA का, जो उनकी हरकतों पर नजर रखता था और ऑपरेशन शुरू होने पर उनकी सही लोकेशन बताने के लिए वो पूरी तरह से तैयार था। सारी तैयारियां पूरी हुई। उसके बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 4 दिन पहले ही ऑपरेशन को मंजूरी भी दे दी, लेकिन मिलिट्री प्लानर्स ने खराब मौसम का हवाला दिया और इसे एक तरह से रोकने की सलाह दी, लेकिन इसके लिए बेहतर मौसम और कम बादलों का इंतजार करने की सलाह दी गई। आखिरकार अमेरिकी समय अनुसार 2 जनवरी रात को 10:46 पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऑपरेशन को मंजूरी मिली, जिसका नाम ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व रखा गया। इस हमले का मकसद था वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अरेस्ट करना और वहां की सरकार को तोड़ना, सरकार को कमजोर करना। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका अब खुले तौर पर दूसरे देशों की संप्रभुता पर हमला कर रहा है। अमेरिका का खौफनाक हमला है, ये हम सभी जानते हैं। दरअसल वेनेजुएला पर अमेरिका का खतरनाक रासायनिक हमले की तस्वीर भी इस दौरान सामने आती है। खौफनाक हमले का आखिर ये पूरी क्रोनोलॉजी क्या है? वेनेजुएला पर अमेरिका का खतरनाक रासायनिक हमला, ऐसा क्यों कहा जाता है? दरअसल जानकारी ये है कि अमेरिकी ऑपरेशन में एक रहस्यमय रासायनिक हथियार का इस्तेमाल हुआ। जी हां, अब फैक्ट ये है कि सैनिकों की नाक से खून बहने लगा, ये बात कही गई। उन्हें उल्टियां होने लगीं, उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होने लगीं। वेनेजुएला के सैनिक इस दौरान बेहोश हो गए। उल्टियां, खून बहने की वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई और बताया ये जाता है कि इस खतरनाक सीक्रेट वेपन के अलावा ऑपरेशन में 150 से ज्यादा हाईटेक विमान और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अब ये समझिए हथियारों की विशेषताएं हैं। विशेषताएं आखिर किस रूप में हैं? अत्यंत शक्तिशाली और सीक्रेट रासायनिक हथियार के बारे में सबसे पहले जान लीजिए, जिसका इस्तेमाल मुख्य तौर से इसमें किया गया। उसमें कहा गया कि यह ऐसा रासायनिक हथियार है जो तुरंत असर दिखाने वाला है, शारीरिक क्षति पहुंचाने वाला है, मानव शरीर को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाला है। वेनेजुएला की सेना में अब डर का माहौल व्याप्त है। अब बड़ा सवाल ये, क्या ये हथियार मानव अधिकारों का उल्लंघन है? अमेरिका की ये कार्रवाई पर क्या सवाल खड़े हो रहे हैं? वेनेजुएला पर इसका असर कितना घातक होगा? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जो लगातार इस सीक्रेट वेपन के इस्तेमाल के बाद में खड़े होते हुए नजर आते हैं। अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए अमेरिका ने जो हमला किया, रहस्यमय हथियार का उसने जिक्र किया और अब उसकी सच्चाई सामने आ रही है, जो वाकई में और भी ज्यादा भयानक है। सैनिकों की नाक से खून बहने लगा, कुछ को उल्टी हुई और शरीर पर एक अजीब सा असर हुआ। ये भी जानकारी प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से सामने आई, जिसने उन्हें जिंदा रहने की ताकत पूरी तरह से छीन ली। लेकिन सवाल ये, क्या ये एक प्रतिबंधित रासायनिक हथियार है? क्या अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखकर गुप्त और खतरनाक सैन्य तकनीक का इस्तेमाल किया है? रासायनिक हथियारों पर अंतर्राष्ट्रीय पाबंदी है, लेकिन इस हमले ने यह साफ कर दिया कि अमेरिका अपनी सैन्य ताकत दिखाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहा। ये क्या केवल रहस्यमय हथियार था या फिर एक जहर भरी चाल थी? अमेरिका का ये कदम न केवल वेनेजुएला की संप्रभुता पर हमला है, बल्कि वैश्विक शांति के लिए एक बड़ा खतरा भी है। दरअसल रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल मुख्य रूप से हुआ 20वीं सदी में, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी और फ्रांस द्वारा क्लोरीन और मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया। इसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हमने देखा, जब जर्मनी होलोकॉस्ट और जापान ने चीन के खिलाफ और हाल ही में सीरिया 2013 और 2018 और अन्य संघर्षों में इनका उपयोग हुआ, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। जब बड़े स्तर पर तस्वीर नजर आई तो इन पर पाबंदियां लग गई थी। लेकिन रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किस किस रूप में कब कब हुआ, वो एक बार फिर से मैं आपको समझाती हूँ। इसकी टाइमलाइन समझिए। जब पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 के बीच में, जर्मनी ने बड़े पैमाने पर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था और पहली बार इसका उपयोग हुआ, ये भी जानकारी इस दौरान सामने आई। इसमें प्रमुख हथियार क्या था? क्लोरीन गैस इसमें प्रमुख हथियार था। फॉस्जिन मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया गया। फ्रांस और ब्रिटेन ने भी जवाबी कार्रवाई में रासायनिक हथियारों का ही इस्तेमाल किया। अब 1920 से 1930 के बीच का जो दौर था, तब स्पेन ने दरअसल 1920 के दशक में मोरक्को के रिफ विद्रोह के दौरान मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया।
इटली ने 1935-1936 में इथोपिया के पर आक्रमण के दौरान मस्टर्ड गैस और अन्य रसायनों का उपयोग किया। अब जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 और 1945 के बीच, तब जापान ने चीन के खिलाफ ऐसे ही रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था। नाजी जर्मनी ने ज़ाइक्लोन बी गैस के माध्यम से एकाग्रता शिविरों में हजारों नागरिकों की हत्या कर दी। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब यमन में सिविल वॉर छिड़ी 1963 से 67 के बीच में, तब मिस्र ने यमन में भी मस्टर्ड गैस और फॉजीन का ही उपयोग किया, सैन्य और नागरिक दोनों लक्ष्यों पर। अब ईरान और इराक में भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी इस्तेमाल नहीं किया गया हो रासायनिक वेपन का, लेकिन इस युद्ध के दौरान 1980 से 88 के बीच भी ऐसा ही हुआ। सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में दरअसल इराक ने ऐसे ही मस्टर्ड गैस, सरीन और तबून जैसे नर्व एजेंट्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया और उसका अंजाम हम सभी जानते हैं। रासायनिक हथियारों का उद्देश्य ईरानी सैनिकों, कुर्द आबादी को टारगेट बनाना था और 1988 में तो हल्बजा में कुर्द आबादी पर रासायनिक हमले भी किए गए थे। अब इसके अलावा हाल ही में अगर पिछले कुछ वक्त में देखें तो सीरिया सिविल वॉर जब हुई 2011 से लेकर अभी तक, जी हाँ आज तक, सीरिया सरकार ने कई बार रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है। 2013 में घोउटा में बाकायदा सरीन गैस का इस्तेमाल होता है, अन्य जगहों पर क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया गया और इस हमले के लिए सीरियाई सरकार असद शासन को लगातार जिम्मेदार ठहराया गया था। अब हाल ही की बड़ी घटनाओं पर समझिए, रूस पर 2022 से यूक्रेन युद्ध में रासायनिक एजेंट्स इस्तेमाल करने के बड़े आरोप लगते रहे हैं। ईरान पर भी रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के बड़े आरोप लगे हैं और ये समझिए कि इस बार अमेरिका की तरफ से जो इस्तेमाल किया गया, यह हमला सिर्फ वेनेजुएला के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है। अमेरिका की ये रणनीति पूरी दुनिया को नई अस्थिरता की ओर धकेल सकती है। इसीलिए बार बार यही कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब इस हमले को अंजाम देने के जब आदेश दिए गए थे, तो उसके बाद में कई तरह के अलग अलग मोर्चे अब खुलते हुए नजर आते हैं और जब अगर इसमें सीक्रेट वेपन यानी कि रासायनिक हथियार का इस्तेमाल होता है तो आने वाले वक्त में, वैसे ही मौजूदा स्थिति में हम देखते हैं दुनिया के अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग युद्ध के आयाम हैं, वहां पर भी एक अलग खतरा जरूर मंडराता हुआ नजर आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड नाउ में। अब बात करते हैं अमेरिका के अगले निशाने की। वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई, ग्रीनलैंड को लेकर डेनमार्क को खुली धमकी और अब कनाडा में भी खतरे का अलार्म बजने लगा है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक विदेश नीति से उत्तर अमेरिका में डर और असमंजस दोनों ही गहराते नजर आते हैं। 2 जनवरी की रात जब वेनेजुएला गहरी नींद में था, अमेरिका ने सीधा अटैक बोला। राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी, हाईटेक हथियार और ताकत का खुला प्रदर्शन, ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, समझिए, ये ट्रंप का सीधा संदेश था। इसके बाद में बारी आई ग्रीनलैंड की। डेनमार्क की चेतावनी, डेनमार्क को चेतावनी दी गई, ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी है। मतलब साफ है, या तो सौदा कर लो या फिर दबाव झेलने को तैयार रहो। और अब इसी आक्रामक रणनीति ने कनाडा की नींद उड़ाकर रख दी है। कनाडा में फिर अब जिंदा हो गया है एक पुराना डर। क्या डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का सपना फिर से देख रहे हैं? दरअसल पहले भी कई बार डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह चुके हैं, कनाडा आर्थिक रूप से अमेरिका पर निर्भर है और अब सवाल यह है क्या अगला दबाव आर्थिक होगा, राजनीतिक होगा या फिर रणनीतिक होगा। कनाडा की सरकार भले ही सार्वजनिक तौर पर शांत रहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन कूटनीतिक गलियारों में चिंता साफ झलक रही है। वेनेजुएला के बाद में ग्रीनलैंड की धमकी के बाद अब क्या कनाडा की बारी है, ये बड़ा सवाल है। दरअसल वेनेजुएला, ग्रीनलैंड के बाद में अगला निशाना कनाडा है। ऐसे तमाम बार बार अलग अलग संकेत नजर आते हैं। वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई को लेकर, ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ी खुली धमकी दे दी है। आर्कटिक संसाधनों पर अमेरिका की नजर साफ है। नाटो सहयोगियों पर दबाव बढ़ रहा है। क्या अब कनाडा अगला निशाना है? अमेरिका फर्स्ट की आक्रामक चाल उत्तरी अमेरिका में अब इसकी वजह से तनाव और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। ट्रंप की विदेश नीति का नया नियम जो साथ नहीं, वो निशाने पर है और यही वजह है कि आज अमेरिका का सबसे करीबी, सबसे पुराना पड़ोसी भी अब खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। और कनाडा
दरअसल इसीलिए और भी ज्यादा डरा हुआ है क्योंकि उसकी स्थिति ग्रीनलैंड जैसी है। दोनों लोकतांत्रिक देश हैं, दोनों आर्कटिक क्षेत्र में हैं और दोनों ही नाटो के अहम सदस्य भी हैं। अब सूत्रों की माने तो ट्रंप की नजर सिर्फ दुश्मनों पर नहीं बल्कि नाटो सहयोगियों पर भी है। मकसद साफ, नाटो पर अमेरिकी प्रभुत्व और संसाधन के भरपूर आर्कटिक पर पकड़। कनाडा को डर है कि ग्रीनलैंड की तरह उसकी संप्रभुता भी रणनीतिक दबाव के दायरे में लाई जा सकती है। तेल, गैस, मिनरल्स और आर्कटिक रूट सब एक तरह से अब ट्रंप की नजर में है। कनाडाई मीडिया में बहस लगातार है, सैन्य दबाव का वास्तविक खतरा है क्या? समझिए, दरअसल ग्रीनलैंड के दबाव के बाद में क्या अब कनाडा अगला टारगेट होगा, यह हर किसी की जुबान पर बड़ा सवाल है। आर्कटिक संसाधनों पर अमेरिकी नजर लगातार बढ़ती जा रही है। आर्कटिक संसाधन पर अमेरिका की पकड़ भी बनाने की कोशिश लगातार जारी है। कनाडा का 70% निर्यात दरअसल अमेरिका पर निर्भर है, ये एक बहुत बड़ी वजह है। और अमेरिकी व्यापार नीतियों के प्रति कनाडा अत्यधिक संवेदनशील है। नाटो सहयोगियों पर डोनाल्ड ट्रंप का दबाव लगातार बढ़ रहा है। अब समझिए, इसके अलावा अमेरिका फर्स्ट का दायरा अब नाटो तक फैलता हुआ नजर आता है और आर्कटिक में सैन्य ट्रेनिंग और संयुक्त एक्सरसाइजेस भी लगातार बढ़ाई जा रही हैं। अब अमेरिकी दबाव की आशंका के बीच में समझिए ओटावा में सुरक्षा समीक्षा और भी ज्यादा तेज कर दी गई है, जिस रूप में बड़ी हलचल नजर आती है। कनाडा सरकार के पूर्व सुरक्षा और सीमा सलाहकार वेस्ली वॉक ने इसे कनाडा के लिए अंतिम चेतावनी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ओटावा के कई अधिकारियों को ये मानना मुश्किल लग रहा है कि हम जैसी स्थिति में हैं लेकिन सबूत साफ है। हम मजबूत स्थिति में हैं लेकिन स्थिति क्या है हम सभी जानते हैं। वेस्ली वॉक ने साफ साफ कहा है कि अमेरिका अब वो पुराना सहयोगी देश नहीं रहा। वेनेजुएला और ग्रीनलैंड की घटनाएं हमें सतर्क करती हैं कि ट्रंप की नीतियां किसी भी पड़ोसी पर लागू हो सकती हैं। और इस वीकेंड की शुरुआत में कनाडाई समाचार पत्र द ग्लोब एंड मेल में एक आर्टिकल प्रकाशित होता है और उसने इस डर को और भी ज्यादा हवा दे दी और मजबूत कर दिया। ये जो आर्टिकल था दरअसल इसमें कहा गया कनाडा वासियों को एक वास्तविक खतरे को स्वीकार करना होगा कि ट्रंप हमारे देश के खिलाफ सैन्य बल का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस आर्टिकल के जो को ऑथर थे कनाडाई शिक्षाविद थॉमस डिक्सन ने बाकायदा ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू दिया। उस बयान में कहा कि ये सब गणना के तरीके को बदलने के बारे में है। अगर हमारे खिलाफ सैन्य दबाव का इस्तेमाल किया जाता है तो ये बहुत महंगा साबित होगा। अब आप समझिए, कनाडा को लेकर ट्रंप की वो पुरानी टिप्पणियां जिन्हें कभी मजाक समझा गया था, अब वो वास्तविकता में ये कहा जाए यथार्थ होते हुए नजर आती है, चरितार्थ होते हुए नजर आती हैं। वो मजाक वाले बयान जिन्हें लोग हल्के में लेते थे वो दरअसल मजाक नहीं था, वो रियलिटी थी। आपको सुनाते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। Because it makes us bigger, stronger, and better. Canada, we'll see what happens with Canada, but the people of Canada would be paying less than half of the tax. If you look at the tax, they're going to be paying less than half the tax. They don't pay very much for military, and the reason they don't pay much is they assume that we're going to protect them. That's not an assumption they can make, because why are we protecting another country? Now, I love the people of Canada. We have a great relationship. But if they became our 51st state, it would be the greatest thing they could ever do. It would be unbelievable. It would be a cherished state. वेनेजुएला में सीधी सैन्य कार्रवाई और ग्रीनलैंड को डेनमार्क पर बढ़ते दबाव के बाद में अब डोनाल्ड ट्रंप की मंशा पर सवाल खड़े होने लगे हैं और उनका वो बयान जो अभी आपने सुना एक बार फिर से लोगों के जहन में डर और शंका बढ़ा रहा है। विशेषज्ञ साफ कह रहे हैं कि ये कोई अलग अलग घटनाएं नहीं हैं जिसे अभी हम देखते हैं अलग अलग रूप में, बल्कि ये जितनी घटनाएं अलग अलग समय पर हुई, जो बयान अलग अलग समय पर आए, वो डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का आक्रामक विस्तार है। एक ऐसी आक्रामक नीति जो संसाधनों पर कब्जे वाली है, एक ऐसी आक्रामक विस्तार नीति जो रणनीतिक इलाकों पर नियंत्रण करना चाहती है, एक ऐसी नीति जो वैश्विक दबदबे की सोच से ऑपरेट होती है। और इसी तमाम अलग अलग जो इक्वेशंस हैं उसमें अब कनाडा भी शामिल होता हुआ नजर आता है। लेकिन आप समझिए कनाडा क्यों? कनाडा के पास से आर्कटिक में बेशकीमती प्राकृतिक संसाधन, कनाडा के पास से तेल गैस के विशाल भंडार जैसा कि वेनेजुएला के पास में थे, और कनाडा के पास से उत्तरी अमेरिका की सबसे संवेदनशील सीमाएं
जो कि अमेरिका से कनेक्टेड है। और यही वजह है कि कनाडा अब डोनाल्ड ट्रंप की नज़र में सिर्फ एक पड़ोसी मुल्क की तरह नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक लक्ष्य भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, जो पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला करने के वादे के साथ सत्ता में आए थे, उन्होंने अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए चीन के साथ में व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर जोर दिया। कार्नी की कूटनीति सतर्क है, वो अमेरिका से टकराव से बचना चाहते हैं, लेकिन उसके आगे जो ऑप्शनल साझेदारियां हैं वो जरूर देख रहे हैं। तमाम अलग अलग ऑप्शंस तलाश रहे हैं, जिसमें चाइना के साथ में साझेदारी शामिल है। हालांकि कई जानकार ये भी कहते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां बढ़ती हैं तो समझिए कि कनाडा को नाटो सहयोगियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की जरूरत आने वाले वक्त में पड़ सकती है। अब ऐसे में सवाल साफ है, क्या ट्रंप की जुबान से निकला 51वां राज्य वाला जो बयान है वो एक खतरनाक एजेंडे की आहट है? आपको अमेरिका और कनाडा की सीमा के बारे में भी मैं बताती हूँ कि अमेरिका और कनाडा आखिर किस तरह से अपनी सीमाओं को कनेक्ट करते हैं। दरअसल अमेरिका और कनाडा का जो बॉर्डर है वो दुनिया की सबसे लंबी बगैर रक्षा वाली सीमा मानी जाती है। यहाँ पर किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन दोनों ही देश ये कहा जाए अपनी सीमाओं को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करते हैं। अब ये जो पूरा बॉर्डर है, ये जो सीमा है, ये दोनों देशों के बीच में एक मैत्रिता का भाव पैदा करता है और सहयोग का प्रतीक भी एक तरह से माना जाता है। लेकिन आइए आपको अमेरिका कनाडा बॉर्डर के बारे में मैं बताऊं। दरअसल इस पूरे अगर लंबाई की अगर बात करें तो 8,891 किलोमीटर की बॉर्डर अमेरिका और कनाडा की एक तरह से है। सीमा निर्धारण की अगर बात करें तो यहाँ पर 49वीं समानांतर रेखा पर ये कहा जाए मेनलैंड सीमा तय होती है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल तथ्य है, ऐतिहासिक तथ्य है, वो है 1783 का, जब पेरिस संधि हुई, उसके तहत सीमा निर्धारण की एक तरह से शुरुआत हुई। यानी कि 1783 से अमेरिका और कनाडा बॉर्डर एक तरह से अलग अलग हुई। अब 1794 से जे संधि के तहत सीमा आयोग की स्थापना होती है। 1872 तक सीमा विवाद जारी जरूर रहता है, लेकिन 1903 आते आते संयुक्त न्यायीकरण यानी कि जॉइंट ट्रिब्यूनल ने अलास्का सीमा बेसिकली तय कर दी। अब 1925 का वक्त था जब सीमा आयोग को स्थायी कर दिया गया। दोनों देशों के बीच में जो सीमांत सुरक्षा है उस पर लगातार सहयोग तब से लेकर अभी तक जारी है, जिसमें आतंकवाद, तस्करी, अवैध प्रवासन पर नियंत्रण भी शामिल है। अब अमेरिका कनाडा सीमा न सिर्फ भौगोलिक रूप से बहुत लंबी है, बल्कि ये दोनों देशों के बीच में शांति और साझेदारी का भी बड़ा प्रतीक मानी जाती है। लेकिन आप ये समझिए, कनाडा आखिर अमेरिका पर सबसे ज्यादा निर्भर क्यों है? अमेरिका और कनाडा के बीच के व्यापार को भी जरा समझ लीजिए। दोनों देश आखिर क्या क्या चीजें साझा करते हैं और किस रूप में? दरअसल कुल व्यापार मात्रा अगर देखें तो अमेरिका कनाडा के बीच में वार्षिक व्यापार लगभग 89 लाख करोड़ का माना जाता है और कनाडा अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। अगर एक्सपोर्ट्स में देखें तो अमेरिका से कनाडा को निर्यात में मुख्य वस्तुएं होती हैं, जिसमें होती हैं गाड़ियां यानी कि वाहन, और इसके अलावा ऑटो पार्ट्स, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि उत्पाद जैसे अनाज, मांस या फिर ऊर्जा की अगर बात करें तो तेल और गैस इसमें प्रमुख हैं। अब इंपोर्ट भी जान लीजिए, कनाडा से अमेरिका को आयात मुख्य रूप से होता है कच्चे तेल का, नेचुरल गैसेस का, लकड़ी का, पेपर उत्पाद का, वाहन और वाहन के पुर्जों का, धातुओं का, खनिजों का। और अगर व्यापार संतुलन की बात की जाए तो दरअसल अमेरिका का कनाडा के साथ में व्यापार लगभग संतुलित ही माना जाता है, लेकिन ऊर्जा के क्षेत्र में कनाडा अमेरिका को ज्यादा निर्यात करता है और इसमें प्रमुख समझौते अभी तक किस रूप में रखे हैं? इसके अंतर्गत यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, जिसे USMCA कहा जाता है, उसमें 2020 में NAFTA की जगह लेकर एक तरह से वो आया और इस समझौते ने व्यापार नियमों को और भी ज्यादा आधुनिक और पारदर्शी बनाया। अब रोजगार पर प्रभाव किस रूप में होता है? दोनों देशों में लाखों लोग अमेरिका कनाडा व्यापार पर निर्भर है। ऑटोमोबाइल्स, कृषि, ऊर्जा जैसे तमाम अलग अलग सेक्टर्स जो बहुत मेन फोकस्ड हैं। अब चुनौतियां और अवसर भी इसमें किस रूप में है वो भी जरा समझ लीजिए। पहले चुनौतियां बताती हूँ। अमेरिका और कनाडा के बीच में व्यापार की जो चुनौतियां हैं उसमें व्यापार बाधाएं और टैरिफ की आशंका ज्यादा है।
पर्यावरण नियमों और ऊर्जा नीति में बहुत दोनों में अलग अलग भिन्नता है। अब अवसर किस तरह से है, टेक्नोलॉजी जो आज के वक्त की ज़रूरत है, नवाचार के क्षेत्र में साझेदारी, हरित ऊर्जा और स्वच्छ तकनीक का विस्तार भी इसमें प्रमुख अवसर के तौर पर लोग इसे देखते हैं। अब कार्लेटन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं फिलिप लगासे, उनकी तरफ से एक आशंका जताई गई। उनके अनुसार अगर कनाडा किसी बड़ी आपदा या फिर ऐसे हालात में अमेरिका पर निर्भर होता है जिसे वो खुद संभाल नहीं सकता, तो मौजूदा अमेरिकी प्रशासन मदद के बदले शर्तें रख सकता है। और ये भी बहुत संभव है कि अमेरिका मदद करने के बाद वहाँ से हटने से इनकार कर दे या फिर उसके बदले में मांगे रखे। इसके अलावा अमेरिका मैक्सिको कनाडा व्यापार समझौते की समीक्षा भी ट्रंप का ध्यान फिर से कनाडा की ओर खींच सकती है। ये समझौता दरअसल ट्रंप के पहले कार्यकाल में हुआ था और अब इसकी समीक्षा होनी है। और इस दौरान अमेरिका या कनाडा दोनों पर यह कहा जाए कि अलग अलग दबाव बनाने की स्थिति होगी और अमेरिका कनाडा पर आर्थिक दबाव बना सकता है। फिलहाल कनाडा अपने करीब 70% निर्यात के लिए अमेरिका पर डिपेंडेंट है। जो मौजूदा समझौता है उसके तहत दोनों देशों के बीच में 85% व्यापार बगैर किसी टैरिफ के होता है। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अभी तक तो बगैर किसी टैरिफ के व्यापार होता है। अगर ट्रंप ने इस छूट को खत्म करने की धमकी दी तो इससे कनाडा की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है और इसीलिए हर लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप कनाडा पर दबाव बनाने की तैयारी में है। यही वजह है कि अब जिस तरह से वेनेजुएला को कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप ने किया, उसके बाद में ग्रीनलैंड पर नज़र है, डेनमार्क पर नज़र है और इसीलिए बार बार ये बात कही जा रही है कि क्या अगला नंबर अब अमेरिका से बॉर्डर साझा करता हुआ कनाडा है, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप की नज़र है और आने वाले वक्त में क्या यहाँ पर भी एक अलग तस्वीर नज़र आ सकती है। वर्ल्ड नाउ में अब बात करेंगे बाबा वेंगा की भविष्यवाणी की। भविष्य किसी ने देखा नहीं, लेकिन भविष्य को लेकर डर हर किसी के मन में जरूर होता है। और जब भविष्यवाणी करने वाली वही शख्सियत हो जिसकी कई बातें सच साबित होने का दावा किया जाता रहा हो, तो डर और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। बुल्गारिया की रहस्यवादी बाबा वेंगा, जिन्हें बाल्कन के नेस्ट्राडामस कहा जाता है, उन्होंने साल 2026 को लेकर ऐसी भविष्यवाणी की जो आज पूरी दुनिया को दहशत में डाल रही है। जी हाँ, बाबा वेंगा की भविष्यवाणी 2026 की क्या है, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल उन्होंने बड़ी भविष्यवाणी की है वर्ल्ड वॉर 3 से जुड़ी हुई। शक्तिशाली देश आमने सामने होंगे, ये बड़ी बात इस दौरान नजर आती है। समझिए 2026 में जिस तरह से बड़ी भविष्यवाणी हुई, यूरोप से युद्ध की शुरुआत होगी, शक्तिशाली देश आमने सामने होंगे, आबादी का बड़ा हिस्सा प्रभावित होगा, ये भविष्यवाणी का हिस्सा है। ट्रंप के फैसले प्लस बाबा वेंगा की चेतावनी, समझिए दुनिया में हड़कंप है। लेकिन आखिर क्यों तीसरे विश्व युद्ध का डर खड़ा होता है, वो भी जरा समझिए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार फैसले ले रहे हैं वो एक तरह से आग में घी डालने का काम है, इसमें कोई शक नहीं। नाटो से दूरी, सहयोगियों पर दबाव, यूक्रेन युद्ध पर सख्त रुख, चीन, ईरान और रूस के खिलाफ आक्रामक बयान लगातार डोनाल्ड ट्रंप का नजर आता है। इसीलिए कहा जा रहा है ये आग में घी डालने का काम है। दूसरी बड़ी वजह रूस यूक्रेन युद्ध, यूरोप युद्ध भूमि बन चुका है। हाइपरसोनिक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइलों की धमकी लगातार दी जा रही है। पोलैंड और बाल्टिक देशों तक तनाव पहुंच चुका है। अब नाटो सीधे युद्ध में अगर कूदता है तो वर्ल्ड वॉर 3 की लाइन यहीं से खिंचना शुरू हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। अब एक और बड़ा हिस्सा है मिडिल ईस्ट का। दरअसल मिडिल ईस्ट जो कि बारूद के ढेर पर दुनिया बैठी है, उससे स्पष्ट हो जाता है। ईरान इजराइल टकराव है, गाजा, लेबनान, यमन, हर जगह पर युद्ध है। तेल सप्लाई पर खतरा है, ग्लोबल इकोनॉमिक झटका यहां से लग सकता है। चीन ताइवान अगला विस्फोटक मोर्चा है क्या? क्योंकि चीन का सैन्य दबाव अमेरिका की खुली चेतावनी है। एक गलती और एशिया युद्ध में जा सकता है। ये वो बड़ी बातें हैं। कहा जाता है दरअसल बाबा वेंगा ने कई बड़े भविष्यवाणियां की जो बिल्कुल सटीक, जो बिल्कुल सही साबित हुई, जिसमें 9/11 आतंकी हमला, ब्रेग्जिट और कई वैश्विक संकट हैं जिसकी पहले ही उनकी तरफ से चेतावनी दी गई थी। इसीलिए अब जैसे ही उनका नाम आता है तो दुनिया उन्हें अनदेखा नहीं करती, उनकी भविष्यवाणियों को सीरियसली लेती है, गंभीरता से लेती है। अब बाबा वेंगा की सबसे डरावनी भविष्यवाणी जो है वो सुनिए। साल 2026 से जुड़ी बड़ी भविष्यवाणी, उनके अनुसार तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत यूरोप से होगी।
एक ऐसा युद्ध जो धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। कहा गया है कि ये युद्ध सिर्फ देशों के बीच में नहीं होगा, बल्कि ये युद्ध होगा सभ्यताओं के बीच में। हथियार होंगे पहले से ज्यादा घातक, मौतें होंगी पहले से ज्यादा डरावनी, तबाही ऐसी जिसे इंसान पहले कभी नहीं देखा। सबसे खतरनाक बात यह कि यह युद्ध एक ही दिन में नहीं भड़केगा। पहले तनाव होगा, फिर सीमित संघर्ष होगा, फिर पूरी दुनिया आग में झोंकती चली जाएगी और इसीलिए बार बार उनकी ये भविष्यवाणी लोगों को डरा रही है। 2026 क्या रहने वाला है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और आइए वर्ल्ड नाउ में अब बात कर लेते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल है, कैलिफोर्निया किस देश में है? आपके सामने दो ऑप्शन है, पहला है अमेरिका, पहला है जर्मनी, दूसरा है अमेरिका। इन दोनों में से क्या है सही जवाब? अगर आप जानते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए आप अपने जवाब हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।